कैमरा एक्शन। नमस्कार। बॉम्बे टॉकीज में आज सुनिए अभिनेता विपिन शर्मा से की गई बातचीत। इनसे बात की है जयंत पात्रिकर ने। नमस्कार श्रोताओं। मनोरंजन की दुनिया में आज हम चाहे फिल्मों की बात करें, टेलीविजन की बात करें या एक नया आयाम जो जुड़ा है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, उनकी बात करें, अभिनेताओं के लिए बहुत ही खुला मंच कह लें उपलब्ध है और एक से बढ़कर एक अभिनेता आज हमारा मनोरंजन कर रहे हैं। एक बहुत ही जाना माना नाम है जो इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हमें देखने को मिलता है। उन्हीं को आज हमने आमंत्रित किया है विविध भारती के स्टूडियोज में। स्वागत कीजिए विपिन शर्मा का। विपिन जी, विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। विपिन जी, आपकी अभिनय यात्रा जो 89 में शुरू हुई थी, 1989 में, उसकी बात करेंगे। उससे पहले हम और पहले चलते हैं आपके बचपन की ओर। कहां बीता आपका बचपन? मैं दिल्ली में पैदा हुआ था। मेरा बचपन दिल्ली में ही बीता। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आने के बाद मैं थोड़ा सा ट्रैवल शुरू किया था, बट हाँ, उससे पहले मैं दिल्ली में ही था। और पहला मौका जो आपको मिला था वो दूरदर्शन की सीरियल थी भारत एक खोज। कैसे शुरुआत हुई इसकी? उसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जब हम लोग एनएसडी में थे तो श्याम बाबू एक सीरियल बना रहे थे। हाँ। दिल्ली में आए हुए थे, नई दिल्ली स्टेशन पे रुके हुए थे। ट्रेन में कुछ शूट करना था उनको और हम लोग, शायद हमारा वेकेशन था या ऐसा कुछ टाइम था, तो हम लोगों ने, मुझे भी लगा कि हम भी जाते हैं, हमको भी कुछ रोल मिलेगा। तो मैं और मेरा एक एनएसडी का दूसरा दोस्त हम लोग पहुंच गए वहाँ और हमको श्याम बाबू से कोई नहीं मिलने दे रहा था। हमको पता ही लग रहा था, कोई बोलता था उस बोगी में है, कोई बोलता था उधर है। तो हम लोग काफी देर परेशान होके मैंने पता किया श्याम बेनेगल कौन सी वाली बोगी में। हाँ। तो जो मुझे पता लगा तो मैं अंदर चला गया एकदम बिना परमिशन के। मैंने जाके उनको बोला कि श्याम बाबू, हम आपसे मिलने की इतनी देर से कोशिश कर रहे हैं, कोई मिलने नहीं दे रहा हमसे। हम सब मिलना चाहते हैं सिर्फ आपसे, लेकिन कोई मिलने नहीं दे रहा, कुछ बता नहीं रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। बट तो उन्होंने एकदम देखा मेरी तरफ और अपने किसी प्रोडक्शन वाले को बुलाया, बोला वो जो आसाम वाला एपिसोड है ना एक, उसमें वो वाला रोल इनको दे दो। देखिए, तो वहां से मेरी शुरुआत हुई थी। आप केवल मिलने गए? सिर्फ मिलने गए थे, वो भी झगड़ के घुसना पड़ा अंदर। तो ऐसी शुरुआत हुई थी श्याम बाबू के साथ। क्या बात है, शुरुआत और इतने बड़े नामी निर्देशक के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने सपने में भी सोचा नहीं था? नहीं, उस समय तो श्याम बाबू का नाम मतलब इतना बड़ा था और जो फिल्में बना रहे थे, अंकुर और मंथन और ऑल दीज फिल्म्स, तो मतलब कभी सोचा नहीं था कि उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। और उस समय आप एनएसडी से पास आउट हो चुके थे? मैं एनएसडी से निकल चुका था। अच्छा। और नहीं, मैं उस समय एनएसडी में था, सॉरी, अभी निकले नहीं थे हम। जी जी, वेकेशन टाइम चल रहा था, तो छुट्टियों में। हाँ। तो एनएसडी का कोर्स चल रहा था और आपको ये मौका मिला। जी, तो उसका तालमेल किस तरह से बिठाया आपने? छुट्टियों का शायद टाइम था, तो हम लोग जाके करके आए थे शूटिंग करके। हाँ, मुझे याद नहीं है, काफी पुरानी बात भी हो गई। हाँ, बट ऐसा ही कुछ था। उसमें एनएसडी के बहुत सारे लोग भी थे, काफी सीनियर एक्टर भी थे हमारे। एक्टिंग आप कब से कर रहे हैं? मतलब आपको पहली बार कब ये महसूस हुआ कि मैं अभिनय करना चाहिए मुझे? मुझे अभी भी याद है, हम जब दिल्ली में जहाँ रहते थे तो वहाँ पे एक गाड़ी आया करती थी, वैन, और वो पीछे पर्दा लगा के फिल्में दिखाते थे। तो उसमें एक फिल्म थी जो फिल्म्स डिवीजन की फिल्म थी, परिवार, छोटा परिवार, सुखी परिवार, परिवार नियोजन को लेकर एक फिल्म थी। जी जी। और मुझे अभी भी याद है, उसमें एक आदमी है जो एक बैलगाड़ी में उसके बच्चे भरते जाते हैं एंड में वो बैलगाड़ी उलट जाती है, ऐसा कुछ मैसेज था कि वो फिल्म जब आया करती थी तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। अच्छा। फिर हमारे पास एक, जहाँ हम रहते थे, बहुत सारे सिंधीज लोग रहते थे वहाँ, तो झूलेलाल जी का मंदिर था वहाँ, तो उनके यहाँ एक एनुअली एक फिल्म दिखाई जाती थी जो झूलेलाल जी के बारे में थी। तो मुझे याद है हम लोग भीड़ में बैठ के वो फिल्में देखा करते थे। तो मुझे लगता है सबसे पहले शायद मेरे अंदर एक आया था कि मुझे एक्टिंग करनी है। सिनेमा का पर्दे का प्रभाव, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था कि ये तो कमाल की चीज़ है। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई बेसिकली। मुझे लगा कि मुझे एक्टर बनना चाहिए। फिर पहली कोशिश कौन सी थी कि मंच पे जाने को मिले या किसी नाटक में काम करने का मौका मिले? उसके पीछे आपके रेडियो का बहुत बड़ा हाथ है। फौजी भाइयों के लिए एक प्रोग्राम आता है, जयमाला। जयमाला, ये लाजपत नगर, छोटी सी एक मार्केट है लाजपत नगर 3 में, और मुझे अभी भी वो पतली सी गली याद है जिसमें दोनों तरफ शादियों का सामान बिकता है। वो गोल्डन को जो लगाते हैं दूल्हा दुल्हन, और गहने और मालाएं सब गोल्डन रहता है उस छोटी सी सड़क में। उसकी अपनी एक खुशबू भी है उस गली की। मैं उस गली से गुजर रहा था तो संजीव कुमार जी का फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम चल रहा था। अच्छा। हाँ, उन्होंने बोला कि अगर फिल्मों में आना है तो नाटक करने चाहिए।
ये मैं सुन के, उस समय मैं बहुत छोटा था उस समय, ये मैंने सुना तो मुझे लगा कि ये बात में कुछ बात तो है। तो वहाँ से फिर मैंने दिल्ली में थिएटर ढूंढना शुरू किया। धीरे धीरे मैं मंडी हाउस पहुंचा, जहाँ पे एनएसडी है, और वहाँ पे लोकल कुछ थिएटर ग्रुप्स होते थे। अच्छा, वहाँ से मैंने शुरुआत की। अभी और भी बातें हैं, मगर हमारे इस कार्यक्रम का एक चलन है, रवायत है कि हम अपने मेहमान की पसंद के गाने सुनते हैं। तो आज हमारे श्रोताओं को कौन सा गाना आप सबसे पहले सुनवाना चाहते हैं? मुझे लगता है शुरुआत ज्यादा अच्छी होगी अगर मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं स्वानंद किरकिरे जी का बावरा मन, अगर वो सुनाया जाए दर्शकों को, तो सुनने वालों को तो बहुत मजा आएगा। चला एक सपना, बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरी सी धड़कने हैं, बावरी है सांसें, बावरी सी करवटों से निंदिया दूर भागे, बावरे से नैन चाहे बावरे झरोखों से, बावरे नजारों को तकना, बावरा मन देखने चलाए इस जहां में बावरा एक साथ हो, इस सयानी भीड़ में बस हाथों में तेरा हाथ हो, बावरी सी धुन हो कोई बावरा एक राग हो, ओ बावरी सी धुन हो कोई बावरा एक राग हो, बावरे से पैर चाहे बावरे तरानों के, बावरे से बोल पे थिरकना, बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरा सा हो अंधेरा बावरी खामोशियां, बावरी खामोशियां थरथराती लोह मत्थम, बावरी मदहोशियां, बावरा एक घूंघटा चाहे हौले हौले बिन बताए, बावरा एक घूंघटा चाहे हौले हौले बिन बताए, बावरे से मुखड़े से सरकना, बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरा मन देखने चला एक सपना। स्वानंद किरकिरे साहब का लिखा हुआ और गाया हुआ ये गाना जो आपने सुनवाया श्रोताओं को, बावरा मन, आपका मन बावरा हुआ था अभिनय के लिए जी, और उसकी चाह को पूरा करने के लिए आगे अपने कदम कैसे बढ़ाया? मैंने दिल्ली में थिएटर किया कुछ समय। हाँ, और उस थिएटर ग्रुप का कोई नाम होगा? मतलब नाम तो याद नहीं। हाँ, एक्चुअली मैं बहुत गलत थिएटर ग्रुप में फंस गया था। अच्छा। एक पंजाबी डबल मीनिंग नाटक हुआ करते थे। ओहो हो। और मैं वहाँ पे काम करने लगा, टिकट्स वगैरह बेचना, ये सब। मतलब मैं वहाँ का छोटू था, चाय लाना, ये सब करना, ये सब चलता था। अच्छा। और मुझे याद है एक बार, ये किस्सा बड़ा कमाल का किस्सा है मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी में बहुत ही अहम किस्सा है ये। हम लोग, संडे को शोज जो होते थे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते थे, बहुत लोग आते थे। जी।
तो मैं एक संडे को ऐसे ही मेज पे अपनी टिकट्स बेच रहा था और हमारे शो का नाम बहुत वल्गर नाम था और मेरे बगल में एक सरदार जी थे और वो भी वहीं पे एक शो कर रहे थे दिल्ली में जो सप्रू हाउस है वहाँ पे वो उनके शो का वो रिलीजियस प्ले था, कोई गुरु नानक देव जी को लेकर ऐसा कुछ स्पिरिचुअल कुछ नाटक था वो। तो वो एक तरफ ये बुजुर्गवार सफ़ेद दाढ़ी में 70-75 साल की या 70 साल की उम्र, मैं इधर एकदम नया नौजवान अपने वल्गर नाटक की टिकटें बेचने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने मेरे को देखा, मुझे बोला तुमसे एक बात पूछूं? मैंने कहा हाँ। बोला ये जो तुम नाटक की टिकट बेच रहे हो तुम अपने घर वालों को दिखाओगे ये? तो मैंने बोला, मुझे बहुत शर्म आई, मैंने सोचा, फिर मैंने वहाँ से छोड़ दिया। फिर मैं हिंदी थिएटर करने लगा। फिर मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में पता लगा और उसमें भी रेडियो का बहुत बड़ा हाथ है कि मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का पता कैसे लगा। तो रेडियो शायद मेरे लिए मेरी जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाता चला आया। पहली बार जब मेरे को ये सब लगा कि नाटक, तो मैं रेडियो नाटक बहुत सुना करता था, रेडियो बहुत सुना करते थे, विविध भारती सुनते थे, अपना अमीन सयानी जी का प्रोग्राम जी वो सुनते थे, गीतमाला बिना का गीतमाला, नाटक सुनते थे जो रात को 9:15 बजे एक हवा महल आता था। फिर इस तरह की चीजें मैं सुनता ही रहता था क्योंकि हमारे पास उस समय बिजली थी नहीं, टीवी था नहीं हमारे घर में, तो रेडियो एक कनेक्शन था। और उसमें मुझे पता लगा कि नाटक होते हैं। तो मैं दिल्ली आकाशवाणी के ऑफिस बाहर, मेरी हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की, मैं 3 घंटे बाहर खड़ा रहा। मैं एक स्लम का बच्चा, ऐसे इतनी बड़ी बिल्डिंग में जाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, तो मैं नहीं जा पाया, 2-3 घंटे खड़ा रहा। फाइनली मैं अंदर गया, रिसेप्शन पे गया, फिर किसी ने मुझे ऊपर भेजा और उन्होंने कहा कि ये मन भावन कोई एक प्रोग्राम था जिसमें वो यंग 17-18 साल के लड़के लड़कियों को चांस देते थे। युववाणी का प्रोग्राम था कि आप अपने 7 गाने लेकर आओ और उन गानों को बजाओ, बस उसमें यही था, एक शेर सुनाओ और एक गाना चलेगा। अच्छा। तो मैंने 5-6 शेर बनाए और गाना, तो मैंने वो किया। वहां पे मुझे एनएसडी के एक सीनियर थे, वो मुझे मिले वहां, वो फर्स्ट ईयर में थे वहां उस समय। तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे तुम एनएसडी क्यों नहीं आते हो? तो मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है। उन्होंने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया। मुझे अभी भी याद है, उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी थी, चिट्ठी पे इनवाइट किया था कि हमारे नाटक का प्रदर्शन होने जा रहा है, तुम आओ। अच्छा। तो मैं पहला नाटक जब देखने गया तो वहां मैं देख के बहुत इम्प्रेस हुआ। मुझे लगा कि मुझे यहाँ आना है, एनएसडी में आना है। और मैंने फिर थोड़ी सी तैयारी शुरू करी और वहाँ पे हिंदी नाटकों में काम करना शुरू किया। 1 आधा साल थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करके मैंने एनएसडी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया। 10-15 नाटकों का अनुभव? वो नहीं, वो झूठ बोला था मैंने। अच्छा। 10-15 तो नहीं थे। अच्छा। एक ही था, पर लिख दिए। आप पढ़ते तो थे ही, नाटकों के बारे में पता भी था, तो लिख दिए कि ये नाटक हमने भी किया। मन में तो किया ही हुआ था, बिल्कुल झूठ भी नहीं था एक तरह से। अच्छा। मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया और लकीली एनएसडी में मेरा एडमिशन हो गया। वहां से फिर शुरुआत हुई। और एनएसडी तो खैर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, एक से बढ़कर एक सिखाने वाले, बिल्कुल, और एक से बढ़कर एक आपके सीनियर्स। हाँ, आज जो नामी अभिनेता अभिनेत्री हैं। जी, बिल्कुल लंबी लिस्ट है। वहां का अनुभव तो बयान नहीं कर सकते क्योंकि वहां बिताए हुए 3 साल आपकी जिंदगी के सबसे अहम 3 साल हो जाते हैं, क्योंकि वहां की जो आपकी दोस्ती होती है, आप जो एक्सपीरियंस गेन करते हो लोगों के सामने जाके अभिनय का, वो अनमैचेबल है। उसका कोई बयान करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो 3 साल आप रात दिन आप हॉस्टल में रहते हो, आप नाटक करते हो, आप लाइब्रेरी में घुसे रहते हो, आप पूरी जिंदगी आपकी जो है वो एक तरह से एक प्ले में बदल जाती है। आप एक अच्छे खासे प्ले का हिस्सा बन जाते हो एक तरह से। वहीं पे फिर इरफान से मुलाकात हुई, वहीं तिग्मांशु धूलिया से मुलाकात हुई, वीरेंद्र सक्सेना मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनसे मुलाकात हुई, संजय मिश्रा, विनीत, पीयूष मिश्रा, बहुत लोग हैं। लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। आगे बढ़ेंगे मगर फिर एक बार आपकी पसंद का एक गाना, मेरा साया सुना दीजिए, लता जी की आवाज। जी, आइए सुनते हैं। जहाँ चले
विपिन जी, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, आपके इस अभिनय यात्रा में कौन कौन साथ थे आपके राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बाद? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बाद मैंने 1 साल थिएटर किया भोपाल में एक रंगमंडल था। रंगमंडल, हाँ, जी, मैं जी। वहाँ था और वहाँ पे 1 साल काम करने के बाद मुझे लगा कि मेरा एक नेचर था ट्रैवलिंग का। मुझे घूमना बहुत पसंद है, आज भी बहुत पसंद है। जी। तो मैं भोपाल से मुझे लगा कि ये जगह मेरे लिए नहीं है, मैं एक जगह रह नहीं सकता। तो उस चक्कर में भी मैंने घूमना शुरू किया। मैं फिर बॉम्बे आया, श्याम बाबू ने एक सीरियल में कुछ कास्ट किया था, वो थोड़ा बहुत शूट हुआ। फिर मैंने केतन मेहता जी को असिस्ट किया 1-2 फिल्मों में, मिर्च मसाला, और केतन नए FTI से निकले थे और उनके साथ मैंने काम किया कुछ समय के लिए। फिर मैं थोड़ा सा एक्टिंग की दुनिया से थोड़ा अलग चला गया था। मेरा थोड़ा सा मन जो था वो फिल्म्स की तरफ ज्यादा ड्रॉ होने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि सिनेमा इतना कमाल का मीडियम है कि सिनेमा को पैदा हुए बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ है। आप ये मान लीजिए 1895 में उस समय के आसपास कहीं पहली स्क्रीनिंग हुई थी साइलेंट फिल्म की। फिल्म भी नहीं थी वो, तो छोटे छोटे ग्लिम्सेस थे। वहां से लेकर अब तक अगर आप सिनेमा की हिस्ट्री देखेंगे तो सिनेमा सबसे ज्यादा प्रभावशाली मीडियम रहा है अब तक का, सबसे ज्यादा। हर दुनिया में पहुंचा है, हर कोने में पहुंचा है, हर सब्जेक्ट पे फिल्म बनी है, हर मुद्दे पे फिल्म बनी है जी। हर सोशल इश्यूज पे फिल्म बनाई है। हर तरह से सिनेमा हमारे जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। तो मैं थोड़ा सा फिर सिनेमा की तरफ अट्रैक्ट हो गया था, उस तरफ चला गया मैं। अच्छा, 2007 में एक फिल्म आई थी तारे ज़मीं पर, और इस फिल्म ने आपको एक नई पहचान दी। बिल्कुल। आप इसके बारे में बताइए, क्या अनुभव था, कैसे ये फिल्म आप तक आई? ये मेरे लिए तो सबसे अहम फिल्म है मेरे करियर की। चाहूँ तो भी नहीं भूल पाऊंगा इस फिल्म को। मेरा एक्टिंग के साथ थोड़ा रिश्ता खत्म हो गया था लंबे समय तक, 10-12 साल से भी ज्यादा मैंने एक्टिंग नहीं की थी। मैं जब वापस एक्टिंग की दुनिया में आया तो मैंने अपने NSD के पुराने दोस्तों को बोला कि मैं एक्टिंग करने फिर से आया हूँ वापस। और बॉम्बे में मैं आया ही था उस वक्त, तो काफी लोगों को तो विश्वास भी नहीं हुआ कि मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ट्रैवल करता रहता था। तो मेरा अमोल के साथ मेरा पुराना रिश्ता था, अमोल गुप्ते के साथ। हम लोग फिल्म इंस्टीट्यूट में हमने कुछ डिप्लोमा फिल्म साथ की थी। केतन मेहता को जब हम असिस्ट कर रहे थे तो हम दोनों साथ थे। राज जोशी एक और एक्टर हैं, उनके साथ भी मुझे पता लगा कि अमोल गुप्ते एक फिल्म बना रहे हैं आमिर के साथ। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि आमिर उस समय लगान शायद आ चुकी थी और काफी वो था, तो मुझे लगा कि कौन सी फिल्म है ये। तो मैं अमोल से मिला, ऑफिस गया, बातचीत हुई, उसने मेरा छोटा सा वीडियो बनाया, बात आई गई हो गई। फिर उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बच्चों की एक फिल्म है, आमिर प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो डायरेक्ट करेंगे। बच्चों की रिहर्सल शुरू हुई। बच्चों के ऑडिशन चल रहे थे, सॉरी रिहर्सल नहीं थी, अभी ऑडिशन चल रहे थे। तो मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि तू जाके हेल्प क्यों नहीं करता, तू खाली तो है यहाँ, तो कुछ नहीं कर रहा है। तो मैं गया ऑडिशन में। फाइनल 10 बच्चे सेलेक्ट हुए थे जिनमें दर्शील वाला रोल था। तो मैंने दर्शील के साथ ऑडिशन किया था। जब वो कास्ट नहीं हुआ था, वो और तन में दूसरा लड़का था जो दूसरे लड़के का रोल करता है उसमें, वो था। मैंने दोनों के साथ ऑडिशन किया और फिर मुझे लगा ये रोल बहुत कमाल का लग रहा है। तो मैंने अमोल से पूछा था कि ये रोल कौन करेगा। तो उसने बोला यार ये रोल कोई बड़ा नामी एक्टर करेगा, आमिर का कुछ आइडिया है, कुछ ऐसा इस तरह का था। मैंने उसको बोला मुझको ऑडिशन क्यों नहीं करने देते तुम। तो उसने बोला यार ये शायद रोल तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। दर्शील के पिता का? हाँ। तो मैंने स्कूल के हिंदी टीचर वाला ऑडिशन किया था, तारे ज़मीन में जो हिंदी टीचर का रोल था, वार्डन वाले रोल के लिए ऑडिशन किया था। तो मैंने बोला मुझे करने दो। मुझे पता नहीं क्या एक इंट्यूटिव शायद मुझे लगा कि ये रोल मेरे लिए है। तो उसने मुझे बोला कि अच्छा ठीक है, तू कल आके, ये 2-3 पेज का ये सीन था जिसमें मैं दर्शील को थप्पड़ मारता हूँ, ये तुम कर लो कल आके। मैं गया, जिसके पास मैं रहता था, दोस्त के पास, उसको मैंने बाहर से दरवाजे पे चिटखनी लगा के उसको बोला आज तू बाहर नहीं आएगा मुझे ये तैयारी करनी है। मैं सुबह 2, 2:30, 3 बजे तक लगा रहा। ऑफिस पहुंचा आमिर के, वहाँ ऑडिशन कोई ले नहीं रहा था उस दिन, पर मैंने रिक्वेस्ट की एक एडी से कि यार मुझे करना है ये। उन्होंने, एडी ने भी बोला कि ये शो रोल सर आपके लिए तो नहीं है। मैंने बोला नहीं, मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट किया ऑडिशन करने के लिए। तो मैंने एक बार ऑडिशन किया, जिस लड़की ने ऑडिशन किया था, रितु नाम है उसका। अच्छा। रितु ने बोला सर आपने स्क्रिप्ट पढ़ी है? मैंने कहा नहीं। उसने बोला आप अच्छा कर रहे हो, एक बार और कर लो, थोड़ा सा खड़ूस टाइप फादर है आप, थोड़ा सा अच्छा कर रहे हो, एक बार और कर लो आप, जब कर ही रहे हो। तो मैंने कर लिया एक बार और। उसके बहुत लंबे समय बाद, लगभग 2-1 महीने के बाद, मुझे अमोल का फोन आया और उसने बोला कि कहाँ है तू? मैंने कहा इधर ही हूँ। उसने बोला कि आमिर ने बाप बना दिया तुझे। तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, एकदम समझ में नहीं आया। मैंने कहा यार मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्या बोल रहा है तू? बोला आमिर ने तुम्हारा ऑडिशन देखा, जो मुझे बाद में पता लगा कि आमिर को गलती से वो ऑडिशन दिखा था, ऐसा मुझे बाद में बताया गया। तारे ज़मीन की एक शुरुआत मेरे लिए उस तरह से थी जो मुझे शायद एक इंट्यूशन था मेरा जो बहुत काम आया मेरे। और मुझे पहली फिल्म, इतनी बड़ी फिल्म एक्टिंग में इतने लंबे समय के बाद, गैप के बाद मिलना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी। तारे ज़मीं पर फिल्म में एक खड़ूस बाप
की भूमिका, जो बाद में बच्चे की असलियत पता चलने के बाद, उसकी मानसिक अवस्था के बारे में पता चलने के बाद बहुत संजीदा हो जाता है। और वो जो सीन था जिसमें आप फूट फूट के रोते हैं, वाकई बहुत तारीफें उसके लिए मिली थी आपको। क्यों ना इसी फिल्म का गाना सुन लिया जाए? बिल्कुल। कौन सा गाना आप सुनवाएंगे? उसमें एक ही गाना है जो मुझे आमिर ने एक बार बोला था, लोग अंदर जाते हैं रोते हुए बाहर निकलते हैं, फिर अंदर जाते हैं रोने के लिए। मेरी माँ। मेरी माँ, शंकर महादेवन की आवाज में। जी, आइए सुनते हैं। बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ,
सब है पता, मेरी माँ विपिन जी, तारे ज़मीं पर 2007 की फिल्म थी और इसके बाद साल दर साल फिल्में बनती गई और आपका सिलसिला आगे बढ़ता गया। अगली फिल्म कौन सी थी? तारे ज़मीन के बाद 2008 में जन्नत थी, फिर एक फिल्म थी रंग रसिया, केतन मेहता जी की एक फिल्म थी, 1920 भी थी, विक्रम भट्ट, वो पहले थी एक्चुअली, वो बीच में, इन दोनों के बीच में वो फिल्म थी। हाँ, वो एक अलग स्कूल है, आमिर खान साहब का एक प्रोडक्शन हाउस है, तो एकदम से ये स्विच ओवर हुआ एक। बिल्कुल बिल्कुल। तो 1920 के बारे में हमें बताइए। मेरे को बहुत लालच था कि मुझे बहुत सारा काम करना है। हाँ। और मैंने कभी डिफरेंशिएट नहीं किया फिल्म मेकर्स के बीच में, जो आप खुद ही बोल रहे हैं, हर फिल्म मेकर का अपना एक तरीका है काम करने का, हर फिल्म मेकर का एक विजन है। आप अगर मेरी फिल्म हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो मैंने हर तरह की फिल्म में काम किया है। मैंने किक भी की है, मैंने सिम्बा भी की है, मैंने 1920 भी की है। मैं कोशिश करता रहा हूँ हमेशा कि मेरे लिए जितना अलग तरह का एक्सपीरियंस मुझे गेन होगा उतना मेरे लिए बहुत अच्छा है वो, क्योंकि आपको अलग अलग वैरायटी की तरह की फिल्में करने का जब मौका मिलता है तो आप शायद ज्यादा अच्छी तरह से सीखते हो, क्योंकि हर एक की अलग अलग डिमांड है, अलग अलग रेंज है, अलग अलग तरीका, हर किरदार कुछ न कुछ आपको देता है। बिल्कुल। और एक अभिनेता मगर जब अलग अलग निर्देशकों के साथ काम करता है, बिल्कुल, तो उनका जो तरीका है हर बार अलग होता है, आप कुछ नया सीखने को मिलता है। बिल्कुल। मैंने अभी एक फिल्म मेकर हैं हॉलीवुड के, बहुत बड़े इंडियन फिल्म मेकर हैं, तरसेम सिंह, काफी बहुत नोन फिल्म मेकर हैं दुनिया में। मैंने उनके साथ काम किया, जो मेरे लिए एक बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था। एक मैंने ऐसे डायरेक्टर को देखा जो बैठता ही नहीं है दिन भर, जिसके पास फोन नहीं है, वो बैठते ही नहीं है, वो पूरा दिन इधर से उधर घूमते फिरते, 2-2 दिन उनकी कैमरा रिहर्सल होती है, सिर्फ शूट ही नहीं होता है। हर 2 मिनट बाद आपको कुछ बोल सकते हैं कि यार ऐसा, ये वाला डायलॉग ऐसा बोल दें क्या, फिर 2 मिनट बाद फिर घूम के आएंगे, यार इसको क्या, इसमें ये शब्द हटा दो, तो बोलो जरा। मतलब उनका जो इन्वॉल्वमेंट था, मैंने आज तक किसी के अंदर ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा। तो ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, आपको पता नहीं सामने वाला किस तरह का निर्देशक निकले, आप हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज सीखते ही हो। और अभिनेता अपनी ओर से जो तैयारी करता है और फिर निर्देशक के इंस्ट्रक्शंस। ज्यादातर अच्छे निर्देशकों की पहचान इस तरह से आप कर सकते हैं, अगर जानना चाहें इस बात को, तो ज्यादातर अच्छे निर्देशक कोलैबोरेट करते हैं आपके साथ। उनका ये नहीं रहता कि मुझे यही करना है, यही चाहिए, वो रिजिडिटी अच्छे निर्देशकों में नहीं होती है। उनका कोलैबोरेटिव नेचर होता है कि आप जो करना चाहते हैं उसको आपको एक फ्रीडम मिलता है। आपको स्क्रिप्ट के बाद बातें होती हैं, थोड़ी सी एनालिसिस होता है, वो सब होता है, लेकिन इट्स मोर ऑफ ए कोलैबोरेशन। गुड फिल्म मेकिंग इज मोर ऑफ ए कोलैबोरेशन देन वन साइडेड पॉइंट ऑफ व्यू। क्या बात है। यस, चलिए एक गाना और सुनते हैं, हमारे श्रोताओं को सुनवाते हैं। झुमरू सुनते हैं। मुझे किशोरदा के पुराने गाने, चलती का नाम गाड़ी और इस सब फिल्में। तो ये टाइटल सॉन्ग है झुमरू फिल्म का। जी, आइए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू, साथ में हम सफर न कोई कारवां। भोला भाला सीधा साधा लेकिन दिल का हूँ शहजादा, है ये मेरी जमीन ये मेरा आसमां। युड़ रे पका यो का पका,
मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू प्यार सीने में है हर किसी के लिए मुझको प्यारा हर इंसान दिल वालों पे हूँ कुर्बान जिंदगी है मेरी जिंदगी के लिए ओरडे 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 मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला मंजिल पे मेरी नजर मैं दुनिया से बेखबर बीती बातों पे धूल उड़ाता चला हेडली ओडली ओ योडली ओडली ओ 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 हड़ी ओडली ओडली ओ योडली ओडली हेडी ओडली ओडली ओ योडली ओडली ओ मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ बन के घूमने का आपका स्वभाव रहा है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। और ये फक्कड़पना कहीं किसी रोल में आपको निभाने को मिला? अभी तक नहीं मिला है, आपने आइडिया दे दिया, मुझे लगता है मुझे इस पे फिल्म बनानी चाहिए। अच्छा। मगर फिर भी इंडस्ट्री में मनोरंजन की इस दुनिया में अलग अलग रोल निभाते हुए जो आप घूम रहे हैं वो भी एक तरह का फक्कड़पना। हाँ बिल्कुल है ना? बिल्कुल है। तो ये करते हुए आप गैंग्स ऑफ वासेपुर तक पहुंचे। जी। ये एक कल्ट फिल्म मानी जाती है कि बहुत कुछ नया था इस फिल्म में। जो ट्रेडिशन था उससे बहुत हटके था, बहुत अलग था। आपके लिए क्या था इस फिल्म के, नया क्या था आपके लिए? जब 15 साल मैंने एक्टिंग नहीं की, उसका एक कारण था, मैं अपनी तरह का सिनेमा ढूंढ रहा था। मैं अनफिट समझता था अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री में। मुझे लगता था कि ये मैं एक्टर नहीं हूं, मेरे से नहीं होगा। एक दौर था जिस समय बहुत गंदी फिल्में भी बन रही थी, बहुत ही ज्यादा गाने और माइंडलेस सिनेमा बहुत जबरदस्त था। अभी भी बनता है। चूंकि मैं पहले ही छोड़ के गया था, इसीलिए छोड़ के गया तो मुझे वो काम नहीं करना है, तो मुझे दोबारा से वही काम नहीं करना है। इसलिए तारे जमीन के आसपास जब मैं वापस आया तो मेरे पास एक लिस्ट थी फिल्म मेकर्स की। उसमें अनुराग कश्यप, सुधीर मिश्रा, राहुल ढोलकिया, इस तरह के काफी नाम थे। तो मैं अनुराग से मिलने की बड़ी कोशिश की मैंने, और मैं मिल भी लिया। तो अनुराग ने मुझे बोला कि सर आपने इतनी बड़ी फिल्म की अभी तारे जमीन पर, आपके लिए कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि इसमें मैं बिहार के एक्टर्स हैं मोस्टली, जो बिहारी डिक्शन है जिनका, यूपी बिहार, उसी मिलियू की फिल्म भी है, और मैं लगभग फिल्म कास्ट कर चुका हूँ। तो उसमें जो रोल मैंने किया है वो मुकेश छाबड़ा जब कास्टिंग कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बुला के कहा कि इसमें विपिन भाई एक रोल है, छोटा सा है, आप करोगे? तो मैंने बोला हाँ करूंगा। तो उसने अनुराग को बोला, अनुराग ने वो मना किया कि नहीं विपिन को ये रोल नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत छोटा रोल है। तो मैं अनुराग से मिला, मैंने अनुराग को बोला अनुराग मैं आपके साथ काम करना है मुझे। अब छोटा बड़ा तो मुझे पता नहीं, क्योंकि अगर आप ये फिल्म बनाओगे तो 2 साल तो आपके पिक्चर बनाने में निकल जाएंगे, तो 2 साल और वेट करूंगा। इसमें काम करते हैं, छोटा है तो कोई बात नहीं, आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा। और मुझे याद है पहले दिन के शूट में अनुराग केम अप टू मी एंड सेड के सर मैं आपके लिए रोल बढ़ाने वाला हूँ, मतलब। और मजे की बात यह है कि उस फिल्म में जितने मीम्स हैं वो सबसे ज्यादा मीम्स मेरे सीन्स के हैं। मेरा और पंकज का सीन है और मेरा और तिग्मांशु धूलिया का सीन है। जी। हम लोगों के बहुत मीम्स बने उसमें। और उसमें एक चीज और भी मैंने कंट्रीब्यूट किया था। मुझे अनुराग ने बोला था सर आप 10 दिन की वर्कशॉप करो एक्टर्स के साथ। तो मैंने सब एक्टर्स के साथ मिलके एक वर्कशॉप किया था 10 दिन का, जिसके बारे में विक्की कौशल ने अभी किसी सोशल मीडिया पे बोला भी था। तो उस वर्कशॉप में सब आते थे, विक्की, नवाज, जयदीप अहलावत, रिचा, हुमा, हम सब लोग थे उसमें। हम मिलके हम लोग रोज मिलते थे, 2-2, 3-3 घंटे में वर्कशॉप करता था। फिर अनुराग आते थे और फिर हम मिलके फिर से एक कंक्लूजन किया करते थे उस दिन का। मुझे लगता है उस फिल्म की बनावट में वो सब प्रोसेस बहुत काम आया, वो एनर्जी बहुत काम आई, क्योंकि हम सब लोग यहीं से ही जुड़ गए थे। हम लोगों का बॉन्डिंग यहीं हो गया था, क्योंकि हम स्क्रिप्ट पे इतना ध्यान नहीं देते थे। हम आपस में एक दूसरे के साथ एज ह्यूमन बींग्स जो एक बॉन्डिंग बन गई थी, वो फिल्म में दिखती है, और हर फिल्म में दिखती है। जब अच्छी बॉन्डिंग होती है एक्टर्स के बीच में, वो फिल्म में दिखती है हमेशा। एक फिल्म देख के आप बता सकते हैं कि इस फिल्म के शूट पे क्या माहौल रहा होगा। और वो प्रक्रिया फिर जो वर्कशॉप से शुरू हुई थी, बिल्कुल शूटिंग के वक्त बहुत आसान हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है, बहुत टाइम बचता है आपका, आप बहुत सारी चीजों के बारे में बातचीत कर चुके होते हैं। तो इस यादगार अनुभव के बाद एक और गाना सुनते हैं। बिल्कुल। आज तो खो दो जी, आज तो खो दो जी, आज तो खो दो जी।
आज दिल मन मौजे, 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 आज दिल मन मौजे। कैसे कर लूं बात आज की रात, हलक में दिल हाँ होगा, हाँ हाँ कैसे कर लूं बात आज की रात, हलक में दिल हाँ होगा। हाय रे खुला है बाजू बंद फटा है काज, संभल के चलना होगा, हाँ हाँ खुला है बाजू बंद फटा है काज, संभल के चलना होगा। आज हम गाएंगे, आज हम गाएंगे प्रेम प्यार के गीत, ये जग की रीत को अब तो हिलना होगा, बलम से मिलना होगा। आज तो होगी रस की बात, हाथ में पकड़े उनका हाथ, आज दिल मन मौजे। शाख डाल पर, अरे ये फुर करके जो बैठी शाख डाल पर, अरे ये फुर 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 करके जो बैठी शाख डाल पर। रात में झिंगुर बोले, साथ में सुर सुर बोले, रात की बात बने सौगात, रात में बात डाल कर। हाय रे हाय 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 जात डरे क्या करना होगा, हाँ हाँ तंबू में बारात अकेली जात डरे क्या करना होगा। हाँ हाँ खुला है बाजू बंद फटा है काज, संभल के चलना होगा। हाय रे खुला है बाजू बंद फटा है काज, संभल के चलना होगा। आज दिल मन मौजे। गैंग्स ऑफ वासेपुर के साथ साथ हम अगर आगे बढ़ते हैं 2012 में लव शब्द किचन खुराना इस फिल्म में भी आप थे। ये बड़ी कमाल की फिल्म थी, ये भी मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं समीर शर्मा लिखी थी और डायरेक्ट की थी। ये भी बड़ी कमाल की फिल्म है एक्चुअली। कुछ खास अनुभव इस फिल्म के? इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था। कास्टिंग जब हो रही थी तो समीर ने मुझे एक बड़ा रोल ऑफर किया था, उसमें ये एक तरफ ये दूसरा रोल जो मैंने किया फिल्म में और ढाबा ओनर का ये था, और हुमा के साथ एक लीड पेयर का मैंने 3 दिन का एक बहुत इंटेंस वर्कशॉप भी किया था, उनके सीन्स पे काम किया था। समीर शर्मा और मैं साथ में थे उसमें, और मैंने वो बड़ा रोल बना कर दिया था। मैंने बोला ये बड़ा रोल मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें मेरे लिए करने के लिए कुछ है नहीं। कई बार क्या होता है फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ी स्ट्रगल एज एन एक्टर होती है कि आप एक टाइप में बांध दिए जाते हो, आपको यही करना है, आप खड़ूस फादर ही बने रहो, फिर खड़ूस अंकल बन जाओ, खड़ूस मैनेजर लॉयर, मतलब वही एक टाइप कास्ट हो जाता है, आप फंस जाते हो। तो मैं हमेशा से भागता रहा हूँ, मेरी हमेशा से कोशिश यही रही है कि मैं वो ना करूँ। इस चक्कर में मेरी कई बार दोस्ती भी टूट गई कुछ लोगों से। मुझे उसका दुख नहीं है, क्योंकि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे वो काम करना है जो मेरे को अच्छा लगे, जहां मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, मैं बोझ ना बनूं फिल्म पे। फिल्म मेरे को लेके खुश हो, नाराज ना हो मुझसे। तो मैंने वो बड़ा रोल छोड़ के छोटा रोल किया था, क्योंकि मुझे ये रोल बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और किरदार चाहे छोटा हो, वो एक तरह की संतुष्टि उससे मिलती है। हाँ, आप कंट्रीब्यूट करते हो, आप फिल्म से छीनते नहीं हो कुछ, आप ऐड करते हो फिल्म के अंदर। तो लव शब्द चिकन खुराना भी एक उसी तरह की फिल्म है, जो बहुत ही मुझे बहुत बड़ी छोटी अच्छी जोन की फिल्म है। एक अच्छी कहानी है, एंटरटेनिंग है, उसमें एक अपनी तरह की खूबसूरती है जो कई बार बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में भी नहीं देखने को मिलती। और उसके बाद सबसे ज्यादा फिल्में आपकी आई है 2013 में, इनकार, स्पेशल 26, रांझना। इन फिल्मों से किसी फिल्म का कोई विशेष अनुभव आपका बताएंगे आप? रांझना में मेरे साथ एक बहुत एक्सपीरियंस हुआ था जो शायद मैं पूरी जिंदगी याद रखूंगा। रांझना में मेरा और धानुष के कुछ सीन्स थे। रांझना में किसी और एक्टर ने शूट किया था ये रोल, बट आनंद राय सर ने बोला कि मैं सर चाह रहा हूँ, आप रीशूट किया उन्होंने। तो मेरा और धानुष के साथ भी कोई ऐसे बहुत सारे सीन्स नहीं थे, और मैं गया भी 3-4 दिन के लिए था। तो ऐसा कुछ इमोशनल बॉन्डिंग होता है ना, कई बार एक्टर के साथ, आप को एक्टर के साथ आप बात करते हो, सीन्स होते हैं, रिहर्सल्स होती हैं, आप उठते बैठते हो साथ में, एक थोड़ा सा एक बॉन्डिंग होती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो उसमें एक जो बहुत ही भावुक सीन था, मुझे पता था कि ये सीन बहुत क्रूशल है फिल्म के लिए,
तो मैं उसमें थोड़ा बड़ा नर्वस था। उसमें एक बाप है जो खाना खा रहा है, उसको जी। उसके बेटे की खबर मिलती है कि वो हॉस्पिटल में है, मरने वाली स्थिति में है। हाँ हाँ। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे करूँगा, क्योंकि मैं खाना खा रहा हूँ और ये न्यूज़ देख रहा हूँ, उस पर ब्रेक डाउन कैसे होगा मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो मैंने आइडियाज़ भी लगाए थे, खूब सारी हरी मिर्ची डाल दूंगा खाने में, उससे आंसू निकलेंगे। क्योंकि मैं थोड़ा ग्लिसरीन के खिलाफ रहता हूँ। मुझे ग्लिसरीन यूज़ करना अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि तुम किसी चीज़ का सहारा लेके एक नकली एक्टिंग करने की कोशिश करोगे। जी। तो मैंने ये सब किया, लेकिन ऐसी जगहों पे मैं अपने मेकअप मैन को भगा देता हूँ कि भाई तुम दूर रहना, तुम दिखना नहीं, दिख गए तो हो सकता है मैं बोलूँ ला दे दे ग्लिसरीन। तो वो भगा दिया मैंने उनको। तो मैंने आनंद सर से बोला, मैंने कहा सर ये मैं कैसे करूँगा। उन्होंने बोला सर आप क्यों चिंता करो, आप करोगे। मैंने कहा पता नहीं भी क्यों बोल रहे हैं करोगे, मैंने देखते हैं। तो शॉट शुरू होने से पहले मैं चारपाई पे बैठा था और आनंद जी आके मेरे पास बैठ गए घुटनों पे नीचे, आके उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उनके हाथ में ऐसी गर्माहट थी, ऐसा कुछ था उनके हाथ में। मैंने उनको बोला सर आप जाना मत, चुपचाप आप अभी बैठे रहो, जब तक शॉट शुरू नहीं होता आप बैठे रहना यहाँ। वो बैठे रहे, मैं उनका हाथ पकड़ के बैठा रहा, उठ के गए और मैंने ऐसा रोना शुरू किया। मैं बिल्कुल चुप नहीं कर पाया। मैं हर टेक में कम से कम 2 या 3 टेक में मैं बहुत रोया उसमें। मुझे नहीं लगता मैं धानुष के बारे में उस समय इतना सोच रहा था जिसके लिए मैं रो रहा हूँ, पर वो कैरेक्टर का फील जो है वो मुझे वार्मथ मिली उनके हाथ से, स्पर्श से आपको पास ऑन कर गए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो एक्सपीरियंस काफी एज एन एक्टर काफी वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है कि आपको कब कहाँ से क्या प्रेरणा मिले आपको नहीं पता, और कहाँ से कौन सी कोई ऐसी चीज मिल जाए जो आपके काम आ जाए, आपके सीन में काम आ जाए। ये मुझे याद रहेगा। जी जी जी। तो इस यादगार अनुभव के बाद एक और गाना सुनते हैं। बिल्कुल। मुझे लता जी के गाने, मुझे ज्यादातर फीमेल सिंगर्स, मुझे उनके आवाज में पता नहीं क्या कुछ होता है, छूता है, अजीब दास्तां है। ये दिल अपना और प्रीत पर आई फिल्म का गाना है। जी जी जी। आइए सुनते हैं।
अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये किसी भी कलाकार के बारे में कहा जाए तो सच ही है। ये अजीब सी दास्तां जो शुरू हुई थी आपकी तारे ज़मीं पर फिल्म से, या उससे भी पहले कहें कि जब आपको रेडियो का शौक था और आप एक्टिंग करना चाह रहे थे, किसी तरह से कहीं किसी के ग्रुप से जुड़ना चाह रहे थे, वो दास्तान वहां से शुरू हुई और फिर धीरे धीरे आगे हम बढ़ रहे हैं। विपिन जी, 2013 में जो आपकी फिल्में आई, उसमें अगर उस फहरिस्त पे एक नजर डालते हैं तो एक बड़ी माकूल फिल्म थी शाहिद। जी, इसके बारे में जानना चाहेंगे, इस फिल्म में जो आपका किरदार था। मुझे इस फिल्म के बारे में पता लगा, मेरा बड़ा मन था, हंसल मेरे उस लिस्ट में थे, मैं हंसल के साथ काम करना चाहता था, लेकिन मुझे पता लगा कि मुकेश कास्टिंग कर रहे थे उसकी, समां मुकेश को नहीं लगा कि इसमें एक लॉयर का रोल था जी, कि मेरे पे फिट बैठता है, बिकॉज कास्टिंग डायरेक्टर का एक ओपिनियन होता है। मैं हंसल को कहीं मिला रास्ते में ऐसे ही, तो मैंने उनको बोला, अरे मैं आपकी फिल्म में काम करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला, यार एक रोल है लेकिन लग नहीं रहा कि तुम उसमें फिट बैठते हो, और है नहीं कुछ बजट कुछ भी नहीं आ रहे। मैंने कहा, मैं बजट की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे आपके साथ काम करना, मिलते हैं हम लोग मिले, उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, मैं कहानी सुन के बहुत मूव हुआ। मैंने हंसल सर को बोला, हंसल सर मैं ये फिल्म करूँगा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप एक पैसा मत देना, पर मैं इस फिल्म का जो मुद्दा है वो इतना बढ़िया है कि मैं इस फिल्म में काम करना चाहता हूँ। बातचीत आगे बढ़ी और मैंने उस फिल्म में काम किया, और मेरे लिए शाहिद पिछले 10-15 साल में हिंदी सिनेमा की सबसे बेस्ट फिल्म्स में से आनी चाहिए। वो मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी। आई फील वेरी प्राउड कि मैंने उस फिल्म में कंट्रीब्यूट किया। जी, मैंने उस फिल्म में काम किया, और उसमें ज़्यादा सीन्स थे नहीं, बट अच्छा लगा था जब बाकी फिल्म देख के निकलने के बाद कई लोगों ने मुझे उस फिल्म के लिए बोला था कि उन्हें बहुत अच्छे लगे मेरे सीन। 2 ही सीन थे शायद मेरे उसमें, बहुत अच्छा लगा मुझे। और शाहिद के साथ साथ एक और फिल्म का जिक्र यहाँ करना चाहेंगे विपिन जी, रमन राघव 2.0 जो फिल्म थी। फिर से वही किस्सा हुआ, मैं अनुराग के पीछे पड़ा रहा, अनुराग मुझे तुम्हारे साथ काम करना है, मुझे तुम्हारे साथ काम करना है। अनुराग शायद परेशान हो गया था, मुझे लगता है बहुत दुखी कर दिया मैंने उसको क्योंकि कभी क्या होता है कि आप एक्टर हो, आपको किसी फिल्म मेकर के साथ काम करना है, तो आप कोशिश करते हो कि उनके साथ एक कांटेक्ट बना रहे, आप मिलने की कोशिश करते हो। किसी और को कास्ट किया हुआ था इस रोल के लिए, तो मैंने अनुराग को मैसेज किया, अनुराग मुझे बताना प्लीज इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन डू। तो अनुराग का मुझे कॉल आया, बोला सर आप बहुत जिद्दी हो, आप छोड़ोगे नहीं मुझे। मैंने कहा नहीं छोड़ूंगा तो बोला अच्छा ये रोल है, इसमें 2 ही सीन है, बोलना मत कुछ आप। मैंने नहीं, कुछ नहीं बोलूंगा, और मैं वो सीन करने के लिए गया, और दोनों सीन्स बहुत अच्छे हुए, फिल्म बन गई। अनुराग ने मुझे बोला सर मैं आपको फिल्म दिखाना चाहता हूँ। मैंने फिल्म देखी, मैं फिल्म देख के मैं एकदम, मुझे लगा कि कमाल की फिल्म है वो। मैंने अनुराग को बोला भी, तो अनुराग ने मुझे फिर बाद में बोला, हम लोग गोवा फेस्टिवल में मिले थे उसके बाद, बोला सर फिल्म की लेंथ थोड़ी लंबी हो गई है और सब लोग बोल रहे हैं आपका सीन काट दो, आपका सीन काट दो, पर मैं नहीं काटूंगा आपका सीन। एंड आई थिंक अनुराग वाज द ओनली वन जिसने मुझे स्पेशल अपीयरेंस का टाइटल दिया शुरू में, क्योंकि आपकी प्रेजेंस फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी है। वाह वाह, तो वो भी एक याद रहने वाली फिल्म रह जाएगी मेरे लिए। आप एक एडिटर के रूप में भी जाने जाते हैं और फिल्म मेकर भी आपको कहा जा रहा है, तो एक अलग थॉट प्रोसेस अभिनेता की भी होती है। जी, तो आप अभिनय करते समय वो भी सोचते हैं कि? नहीं, मैं नहीं सोचता हूँ। थोड़ा सा एहसास रहता है कि ये वाला शॉट एडिट में बैठेगा एडिटर, ये वाला देखेगा तो शायद ये यहाँ से होगा, पर वो सोच के आप एक्टिंग नहीं कर सकते। तो मैं सोचता नहीं उसके बारे में। मेरे को बस ऐसा लगता है कभी कभी कि हाँ पिछले शॉट में अगर ऐसा हुआ था और बाकी लोगों के शॉट मैंने अगर देखे हुए हैं, तो मेरे दिमाग में आ जाता है कि हो सकता है ऐसा एडिट में हो। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ ऐसा कुछ करने की जो एडिटर के लिए भी हेल्पफुल रहे और मेरे लिए भी कैरेक्टर के हिसाब से भी उस सीन में रहे। तो ऐसी कोशिश करता हूँ, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा ध्यान जाता नहीं मेरा। कई बार तो बिल्कुल ही नहीं जाता है। कभी कभी एहसास होता है कि एडिट कैसे होगा ये सीन। जी, निर्देशक के नजरिए की भी बात करेंगे, मगर उससे पहले श्रोताओं को एक गाना सुनवाते हैं आपकी पसंद का। मैं शायद तुम्हारे लिए अजनबी हूँ, आशा भोसले जी का। जी, यह रात फिर न आएगी फिल्म का गाना है जी, आइए सुनते हैं। मैं शायद तुम्हारे लिए अजनबी हूँ, मैं शायद तुम्हारे लिए अजनबी हूँ, मगर चांद तारे मुझे जानते हैं, ये सारे
मगर चांद तारे मुझे जानते हैं, ये सारे नजारे मुझे जानते हैं। बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे अभिनेता विपिन शर्मा से जयंत पात्रिकर की बातचीत। इस बातचीत का आज आप पहला भाग सुन रहे थे। इसका दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते। जाने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी भावना सिंदल और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। और अब इजाजत दें, नमस्कार। सेलुलाइट डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज।